हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो फाउंडेशन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं भाई, लॉ की जबरदस्त वाली। और आप लोग एमटीपी 1 2 दोनों कर चुके हैं, आरटीपी कर चुके हैं। और रिवीजन के अंदर हम लोग लास्ट हमारे सेशन के अंदर पार्टनरशिप एक्ट पर एक वन शॉट रिवीजन लगा चुके हैं। तो आज बारी है हमारे एक और बहुत बढ़िया एक्ट की, कंपनीज एक्ट की। छोटा सा एक्ट है, बढ़िया एक्ट है, अच्छे नंबर आप लोगों को एग्जाम के अंदर ये दिला सकता है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, एंटर में भी ये एक बहुत बढ़िया बेस जो है वो क्रिएट करेगा। सी एंटर का बेस जो है वो हमारा कंपनीज एक्ट ही है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से अपने को करके जाना चाहिए। चलिए, तो बहुत फटाफट से शुरू करूंगा। रिवीजन वीडियोस उनके काम के होंगे जिन्होंने एक बार कोर्स को करके रखा हुआ है, तो उनके लिए वन शॉट रिवीजन फटाफट से। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं। एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 1 कहता है कि भाई ये हमारा जो एक्ट है वो अप्लाई होता है सारी कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा, एक्सेप्ट दे आर इनकंसिस्टेंट विद देयर पेरेंट एक्ट। मींस कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कंपनीज पे तो लगते ही हैं, लेकिन और भी बहुत सारी कंपनीज पर लगेंगे जो यहां पे दे रखी है। लेकिन कंपनीज एक्ट के प्रोविजन उनके जो पेरेंट एक्ट बने हुए हैं, जो उनके लिए स्पेशल एक्ट बने हुए हैं, उसके अगेंस्ट में इनकंसिस्टेंसी में नहीं होने चाहिए। तो हमारा कंपनीज एक्ट कंपनीज पर लगता है, ये और प्रीवियस कंपनी लो। इंश्योरेंस कंपनीज पर भी लगता है, बैंकिंग कंपनीज पर भी लगता है। ऐसी कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और सप्लाई कंपनी है उन पर भी लगता है। स्पेशल एक्ट में जो कंपनियां गवर्न होती हैं बराबर से, जैसे एलआईसी वगैरह हो गया। इंश्योरेंस के अंदर हम नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनियां जो भी हम ले सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस हमने ले लिया बराबर से, वो सब इसके अंदर हमारी आ सकती है। टाटा एजी जैसे हमने ले लिया। बैंकिंग कंपनीज में आप लोग जानते हैं आईसीआईसी, एचडीएफसी हमने ले लिया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सप्लाई, चाहे रिलायंस पावर हो, अडानी पावर हो, ये सब हमने ले लिए। उसके अलावा और भी वो बॉडी कॉर्पोरेट जो इस एक्ट के अंदर टाइमिंग, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई कर दे कि भाई इन पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लगने चाहिए, तो फिर उन पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। लेकिन बहुत क्लियर मैटर है, प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट जो भी होंगे वो इनके लिए जो स्पेशल एक्ट बने हुए हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंश्योरेंस एक्ट बना हुआ है, बैंकिंग कंपनीज के लिए बैंकिंग रेगुलेशन है, उसके इनकंसिस्टेंसी में नहीं होने चाहिए। बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेक्शन नंबर 1 की छोटी सी हमारी रिक्वायरमेंट है। चलिए जी, डेफिनेशन में कंपनी का मतलब बहुत सीधा, सेक्शन 2 क्लॉज 20 कहता है कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है या प्रीवियस किसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। कंपनी की क्वालिटीज पर बात करें तो बहुत सिंपल पॉइंट बनता है, वॉलंटरी एसोसिएशन है, 2 और मोर देन 2 लोग चाहिए, हालांकि ओपीसी इसका एक एक्सेप्शन है। सेपरेट लीगल एंटिटी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी अपने मेंबर से सेपरेट होती है, खुद के नाम से डील कर सकती है। कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, कंपनी कैन बी सू एंड कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम। और बढ़िया हमारा जो सालोमन एंड सालोमन कंपनी वाला केस हम इसमें पढ़ते हैं। कंपनी के मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स भी, और गारंटी वाली कंपनी है तो गारंटी तक। परपेचुअल सक्सेशन कहता है कि भाई मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, बट कंपनी स्टिल गोइंग ऑन। रिटायरमेंट का, डेथ का, मेंबर की रिटायरमेंट डेथ का कंपनी पर कोई असर होने वाला नहीं है एग्जिस्टेंस पर। कंपनी का एक कॉमन सील हो सकता है जो कंपनी के साइन की तरह से होगा, लेकिन आजकल कॉमन सील जरूरी नहीं है। अगर 2 डायरेक्टर के साइन है या एक डायरेक्टर और एक सीएस का साइन भी है तो हमारे लिए एप्रोप्रिएट रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कहता है कि प्राइवेट कंपनी में जरूर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उसके अलावा पब्लिक कंपनी में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इनका मेंबर अपने शेयर को इजीली किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। आजकल तो आप देखते हैं शेयर कितने ट्रांसफर होते हैं, लोग शेयर मार्केट में शेयर खरीदते बेचते। ओन एंड होल्ड प्रॉपर्टी बच्चे लोगों, और मेकोरा वाला हमारा एक केस था, ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी का ही पार्ट है कि अपने नाम से आप एसेट हेल्ड करते हो, कंपनी अपने नाम से एसेट हेल्ड करेगी और उसका इंश्योरेंस भी कंपनी अपने नाम से लेगी, मेंबर नहीं ले सकता है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, थर्ड पार्टीज को अगर केस करना भी है, अपने जो पैसा उन्होंने कंपनी को उधार दिया है तो कंपनी के ऊपर सूट फाइल करेंगे, डायरेक्टली शेयर होल्डर पर नहीं। कंपनी का मैनेजमेंट बीओडीज करेगा एंड दे आर इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, अपने को ध्यान में रखना है। कंपनी का सिटीजनशिप नहीं होता है बिकॉज कंपनी हैव नो राइट टू वोट। चलिए जी, नाउ हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बच्चे लोगों, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल का मतलब ही है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि देयर इज अ फिक्शनल वेल बिटवीन कंपनी एंड मेंबर। कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, और इन जनरल कोर्ट इस रूल को फॉलो करेगा। लेकिन जहां पे भी डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट पर्पस लगेगा, वहां पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा। लिफ्ट करने का मतलब बच्चे लोगों, उसको हटाया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा कि पर्दे के पीछे कौन है, और जरूरत पड़ने पे उनको रिस्पॉन्सिबल भी करेंगे, कि अपने को ध्यान रखना है बराबर। इस बार मेरे ख्याल से अपना एमटीबी के अंदर भी इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन था, वे आपको लिफ्टिंग समझाना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो छोटा सा पॉइंट, आप 5 पॉइंट अपने पढ़े हुए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इफ पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, टैक्स एविएशन करना है
तो कोर्ट कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट करेगा। एक बहुत बढ़िया केस हम लोगों ने यहाँ डिंशा मैनेक्सी पेटेंट का पढ़ा हुआ है, जहां पे 4 कंपनीज ओपन की गई डिंशा की तरफ से, क्योंकि इसको डिविडेंड और इंटरेस्ट का बहुत इनकम था। तो वो इनकम कंपनी के हाथ में पहले जाता, टैक्स फ्री होकर के वापस एज ए लोन इसके पास आ जाता। गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, आपका पर्पस टैक्स का चोरी करना है। चारों कंपनीज की इनकम को ऐड करेंगे, आप ही की कंपनीज मानेंगे और उस पर टैक्स लगेगा। अगर कंपनी के फॉर्मेशन का पर्पस फ्रॉड करना है लोगों के साथ में, गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न का हमारा केस बराबर, जहां इस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई आप कंपनी छोड़ने के बाद हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करोगे। इसने कंपनी छोड़ी, अपनी कंपनी बनाई और बोला कि मेरी कंपनी अट्रैक्ट कर रही है, मैं थोड़ी कर रहा हूं, तो वहां पे भी इंजेक्शन ऑर्डर इश्यू हुआ। अगर ऐसी कंपनी, आपको मैंने एग्जांपल दिया था पाकिस्तान और इंडिया वाला, जबकि एक्चुअल में जर्मनी और इंग्लैंड का है। किसी कंपनी के पीछे के मेंबर भले हमारे एनिमी कंट्री को, हमको फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसी और कंट्री को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉर डिक्लेयर हो गया तो पर्दा हटाना पड़ेगा। और अगर एनिमी कैरेक्टर वाले हैं तो फिर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे। सेटअप एजेंसी रिलेशन समझिएगा, जहां पे आपको याद हो तो इसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, जब दो कंपनीज के बीच का एजेंसी रिलेशन हमको चेक करना हो कि दो कंपनीज एक ही हैं, मालिक एक ही है। एक मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट में क्या हमारा केस था कि एक कंपनी को ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस नहीं मिल सकता था, क्योंकि उसके पास ऐसा लग रहा था कि बसें पुरानी है। तो उसने दूसरी कंपनी को ओपन किया, सब्सिडरी टाइप की, वहां अपनी मशीनरी बसेस ट्रांसफर करी और उसके नाम से उन्होंने लाइसेंस ले लिया। तो पता लगा लोगों को, तो उन्होंने लाइसेंस कैंसिल किया कि भाई अब आपने कहा जब सेपरेट है वो अलग है हम अलग है, नहीं भाई आपका चीटिंग करने का पर्पस था यहाँ पे भी। और एजेंसी रिलेशन है, आप यहां चाह रहे थे कि एक सब्सिडरी कंपनी आपकी बन जाए और वो लाइसेंस ले ले, जबकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप और सब्सिडरी आपकी एक ही है, अलग अलग नहीं है, दोनों के ओनर्स हैं, ध्यान में रखना है। और सेम वैसे ही एक वेलफेयर लाइबिलिटीज वाला था। अगर कंपनी को बनाने का पर्पस एम्प्लॉयज के बोनस को रोकना है, वेलफेयर लाइबिलिटीज को रिड्यूस करना है, उनको अवॉइड करना है, जैसा वर्कमैन एसोसिएटेड रबर वाले केस में भी था, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज भावनगर। तो ये वर्कमैन और कंपनी के बीच का हमारा केस था, जो आप लोग को ध्यान में रखना है बराबर, जहां बोनस लाइबिलिटीज को कम करने के लिए कंपनी ने वहां डिंशा की तरह एक सेपरेट कंपनी बनाई, अपने प्रॉफिट्स एसेट उधर ट्रांसफर की, इनकम भी ट्रांसफर हो गई, तो बोला भाई अब तो बोनस कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कोर्ट कहता है हम दोनों को एक ही मान करके उस पर बोनस अप्लाई कर देंगे। तो ये आपको सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेट वेल्थ के एक्सेप्शंस में लिखना है। दीज ऑल आर पॉइंट कनेक्टेड विद लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। चलिए जी, फिर एक डेफिनेशन आती है बहुत बढ़िया सी भी, प्रमोटर क्या होता है। अच्छी डेफिनेशन में इसे एक है, प्रमोटर वो है जिसका नाम कंपनी ने वेदर प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा है अपने, जो आपको मैंने कहा था सेक्शन 26 में होता है, या ऐसा बंदा जिसका नाम कंपनी ने अपने एनुअल रिटर्न में लिखा है सेक्शन 92 में, उसी एंटर में पढ़ोगे। अब यहां किसका नाम लिखा जाएगा, ऐसा बंदा जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, वेदर डायरेक्टली डायरेक्टर के थ्रू या इनडायरेक्टली शेयर होल्डर बनकर के, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। या ऐसा कोई बंदा जिसकी एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर हैबिचुअल टू एक्ट, उसकी बात, उसकी सलाह से हम काम करेंगे। लेकिन अगर ये बंदा सलाह अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइक बैंकर, लाइक सॉलिसिटर, तो फिर वो प्रमोटर नहीं माने जाएंगे। अपने को ध्यान में रखना, रतन टाटा जी वाला एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था। चलिए जी, कंपनी के टाइप्स में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी है जिसके मेंबर्स का लायबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी होता है। दिस अमाउंट कंपनी कैन कॉल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, सबको पता है। लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी, जहां कंपनी के मेंबर्स का लायबिलिटी अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स होता है, एंड दिस अमाउंट कंपनी कैन कॉल एट एनी टाइम, वेदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, कभी भी हो सकता है। गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती है, ऐसी कंपनीज जिनके शेयर कैपिटल का एटलीस्ट 51% पार्ट हेल्ड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट हेल्ड करके रख रही है तो फिर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का कैटेगरी में आएगा। अब वो 51% एटलीस्ट, चाहे सेंट्रल चाहे स्टेट चाहे इनका कोई कॉम्बिनेशन हो तो चलेगा। पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूड्स इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, दोनों मानेंगे, ध्यान रखिएगा। सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी, है ना, ये भी अच्छा पॉइंट था। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी होगी। और अगर कंपनी ने बाई चांस डीवीआर इश्यू कर रखा है, मैंने 5th चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं, तो फिर यहां पेड अप शेयर कैपिटल जो लिया ना 51% वाला, उसकी जगह वोटिंग पावर वर्ड लिया जाएगा। बात वही है, लगभग आप लोग जानते हैं, टोटल वोटिंग पावर हम ले लेंगे। तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान में रखना चाहिए। गवर्नमेंट कंपनीज वाले केस में एटलीस्ट 51% हेल्ड बाय सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन। चलिए जी, व्हाट अबाउट ओपीसी पे अगर हम लोग बात करें तो अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, हमको ध्यान रखना है एक ही मेंबर इसके अंदर होता है। ये एक टाइप का प्राइवेट कंपनी है, इसमें मिनिमम एक डायरेक्टर होता है, ठीक है।
लेकिन एक से ज्यादा डायरेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन एक मेंबर एक डायरेक्टर के साथ में कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। ऐसी कंपनी किसी भी फॉर्म में आ सकती है। खास पॉइंट अपना यह है कि ये कंपनी ओपन करने के लिए पर्सन नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आपकी और मेरी तरह। साथ में इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। अब रेजिडेंट इन इंडिया हो चाहे नहीं हो चलेगा, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज नहीं हो तो भी चलेगा। मेनली दो रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं, लेकिन जहां क्वेश्चन में आपको रेजिडेंट इन इंडिया की बात दे दी जाए तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में कम से कम, मतलब जिस साल कंपनी आप ओपन कर रहे हैं 24-25 में ओपन कर रहे हैं, तो आपको 23-24 23-24 में देखना पड़ेगा कि वो पर्सन एटलीस्ट 120 डेज इंडिया में स्टे करता हो। तो अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई हाँ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 115 दिन ही वो रहा है, तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं भाई इस प्रोविजन के हिसाब से तो 120 दिन नहीं रहा तो ओपन नहीं कर सकता है। अदरवाइज रेजिडेंट इन इंडिया हो चाहे, अदरवाइज वर्ड लिखा हुआ है शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, बराबर। तो वैसे तीन कंडीशंस हो गई हैं, नेचुरल पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो, रेजिडेंट इंडिया हो चाहे नहीं हो, ठीक है। पर रेजिडेंट इंडिया वाली कंडीशन अगर आपको टाइमिंग वाइमिंग दे रखा है, फिर आपको 120 दिन वाला कंडीशन देखना है। ध्यान रखिएगा, नोट लगा करके आएंगे आप कि हम यहाँ पे कंडीशन दे रखी है तो हम उसको चेक करने वाले हैं। और अगर ओपीसी में इसकी डेथ हो गई इस 1% की, तो इसका नॉमिनी कौन बनेगा, उसमें भी सेम कंडीशन है बच्चे लोगों। नॉमिनी बनाने के लिए भी वो इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट इन इंडिया और नेचुरल पर्सन होना चाहिए, कि आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हैं। तो ओपीसी के अंदर ये पोर्शन काफी अच्छा है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब एक नेचुरल पर्सन जो है वो एक से ज्यादा ओपीसी का एक टाइम पे मेंबर और नॉमिनी, एक कंपनी का मेंबर और एक कंपनी का नॉमिनी वो बन सकता है। बाई चांस एक कंपनी का मेंबर और एक का नॉमिनी है, और जहां नॉमिनी और मेन मेंबर की डेथ हो गई तो यहां पे भी वो मेंबर बन गया, ऐसे में लॉ उसको 180 डेज का टाइमिंग देगा चूज करने के लिए कि आप चूज कर लो किस कंपनी में कंटिन्यू करोगे, किसको छोड़ोगे, क्या कुछ करोगे, अपने को ध्यान में रखना है। माइनर इधर आजू बाजू में नहीं आएगा, न तो मेंबर बन सकता है न माइनर यहाँ पे नॉमिनी बन करके आएगा, ध्यान में रखेंगे। ऐसी कंपनी कभी भी सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट में न तो बनेंगी न कभी कन्वर्ट होंगी, आप लोग को ध्यान में रखना है, बराबर। ऐसी कंपनीज एनबीएफसीज का काम या दूसरे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करने के काम शेयर वेयर लेने के नहीं करेगी, ये आप लोग मेनली फोकस करेंगे बच्चे लोगों को, ध्यान में रखिएगा। अच्छा पॉइंट है, तो ये ओपीसी का हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मींस कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल जो भी प्रेस्क्राइब होगा, फिलहाल तो कुछ है नहीं। रेस्ट्रिक्शन में बोला है द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, अपने शेयर को ट्रांसफर करने के राइट को रेस्ट्रिक्ट करती है, मना नहीं है, लेकिन लिमिटेशन लगा सकती है कि ओनली एग्जिस्टिंग वालों को ही करोगे, ऐसा कुछ। मैक्सिमम मेंबर बच्चे लोगों 200 रहेंगे, ओपीसी को छोड़ के कि उसमें एक ही होता है। अब 200 की लिस्ट में जो पर्सन हमारे करंट एम्प्लॉयमेंट में है और जिनको आपने शेयर्स भी दिए उनको काउंट नहीं करना है। इसको समझने के लिए इस बार का जो एमटीपी फर्स्ट था उसके अंदर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इसके ऊपर दे रखा है, पूरा सॉल्यूशन मैंने डाला हुआ है, वो आप जाके जरूर देखें। बहुत अच्छा पॉइंट वहां पे आपको नजर आएगा कि हाँ भाई एम्प्लॉयज को काउंट करना है नहीं करना है, क्या करना है। तो 200 की लिस्ट में एक तो एम्प्लॉयज हमारे काउंट नहीं होंगे, बराबर। सेम उसी तरह से ऐसे एम्प्लॉइज जब वो एम्प्लॉय थे तब हमने उनको शेयर दिए, फिर वो रिटायर हो गए लेकिन स्टिल शेयर होल्डर है, एक्स एम्प्लॉइज भी 200 की लिमिट के अंदर काउंट नहीं होंगे। ये वन शॉट रिवीजन है, बच्चे लोगों को ध्यान रखिएगा। हम इसमें ज्यादा क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई याद कर लो कि 200 की लिस्ट के अंदर जो एम्प्लॉइज हु आर आल्सो मेंबर आर नॉट काउंटेड, एज वेल एज एक्स एम्प्लॉइज हु आर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जब उनको शेयर दिए थे अभी भी शेयर होल्डर है, वो काउंट नहीं होंगे। और ज्वाइंट शेयर होल्डर अगर हैं, 10 जोड़ों ने अगर मिलकर के शेयर लिया, कपल्स में 5 ही माने जाएंगे, क्योंकि ज्वाइंट शेयर होल्डर को हम सिंगल मेंबर काउंट करते हैं, ये भी आपको इधर ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसी कंपनी पब्लिक को कभी भी सिक्योरिटीज के सब्सक्रिप्शन के लिए इन्विटेशन देने का काम नहीं करेगी, उसके ऊपर प्रोहिबिशन है, ये भी आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी वो है जो विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रेस्क्राइब नहीं है। अब अगर एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनती है तो इस प्राइवेट कंपनी को भी माना जाएगा डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। वाइस वर्सा नहीं होगा कि भाई प्राइवेट की सब्सिडरी पब्लिक है तो उसको प्राइवेट मानो, लेकिन सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे। व्हाट अबाउट द स्मॉल कंपनी, बच्चे लोगों लिमिट्स फोकस करिएगा। हालांकि पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, स्मॉल कंपनी मतलब जो पब्लिक कंपनी नहीं होगी लेकिन जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, एंड लगा के लिखा है, दोनों कंडीशन आपने पूरी करनी पड़ेगी। जिसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर भी 40 करोड़, 4 और 40 करोड़, अभी जो 2 करोड़ और 20 करोड़ में अटके हुए लोग हैं वो बाहर निकले, जाग जाए भाई, और 4 करोड़ और 40 करोड़ को फोकस करें। इतना उनका कैपिटल और टर्नओवर दोनों ही रिक्वायरमेंट अगर वो कंप्लीट करते हैं तो स्मॉल कंपनी है।
एक भी कैपिटल आपकी 3 करोड़ ही है लेकिन ये 50 करोड़ का टर्नओवर हो गया तो गए, टर्नओवर आपका 30 करोड़ का ही है लेकिन कैपिटल आपकी 5 करोड़ होगी तो भी आप स्मॉल कंपनी नहीं है। उसके अलावा स्मॉल कंपनी ना किसी की होल्डिंग होगी ना किसी की सब्सिडरी होगी। स्मॉल कंपनी सेक्शन 8 में भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है, ओपीसी भी नहीं, ये भी नहीं। और स्मॉल कंपनी के लिए स्पेशल एक्ट बनाए भाई पार्लियामेंट, ऐसा भी नहीं होगा। छोटी सी कंपनी है, छोटा सा कैपिटल है, कहां इसके लिए स्पेशल एक्ट बनाएंगे जो एलआईसी वगैरह के लिए बनता है, ध्यान में रखना है। नाउ होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसकी कुछ सब्सिडरियां होती हैं, बराबर। अब सब्सिडरी कंपनी का मतलब रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मींस सब्सिडरी कंपनी मींस कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी बीओडीज के कंपोजिशन पर करती है कंट्रोल। बच्चे लोगों आपको ये पॉइंट का मतलब पता है अच्छी तरह से। 10 डायरेक्टर अगर हैं तो 10 में से मोर देन 50% यानी 6 और मोर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का पावर अगर किसी कंपनी के पास में है, देखो यहां दे रखा है कंपोजिशन का मतलब इफ दैट अदर कंपनी हैव पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल, या तो सारे 10 के 10 नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट और रिमूव करने का पावर आ जाए तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा। उसके अलावा अगर वो कंट्रोल करती है मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अभी फिलहाल आपको क्वेश्चन सारे शेयर कैपिटल भी दिखेंगे इसके, ये भी एमटीपी के अंदर क्वेश्चन था हमारा, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो 10 लाख की कैपिटल है, 10 लाख के हम मान लेते हैं वोटिंग पावर है, 5 से ऊपर पर अगर कंट्रोल कर लिया, इक्विटी शेयर्स इसमें देखे जाते हैं तो अपने को ध्यान में रखना है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर थे, उनको आप चाहें तो इंक्लूड कर भी सकते हैं, बगैर इंक्लूड किए करेंगे दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे वो, क्योंकि आईसीआई ने पिछली बार का जब आप सजेस्टेड देखेंगे तो दोनों ही आंसर को करेक्ट किया है। मैंने आंसर डाला हुआ भी है, सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, बराबर। तो कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग पावर पर कंट्रोल कर ले, चाहे खुद कर ले, चाहे अपनी सब्सिडरी के साथ मिल करके कर ले, चाहे अकेली सब्सिडरी कर ले, इस सब्सिडरी का सब्सिडरी होल्डिंग का भी सब्सिडरी होता है, वो पॉइंट भी अपने को ध्यान में रखना है। तो ऐसे होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बनेगा, बराबर। चलिए जी नेक्स्ट पे आता है, 2 लेयर्स होंगी आप लोगों को ध्यान में ही है। एसोसिएट कंपनी वो है जहां एक कंपनी में दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है लेकिन सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, इसमें जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड है। सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 20% और मोर पर, एटलीस्ट 20% पर कंट्रोल कर लेती है उसकी वोटिंग पावर पर। अब 20 से मैक्सिमम कितना, 50%, क्योंकि 50 से ऊपर किया तब तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन जाएगा, फिर एसोसिएट का बनेगा ही नहीं। हम पहले ही कह चुके हैं विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, है ना। तो ध्यान रखिएगा एटलीस्ट 20% का वोटिंग पावर मैक्सिमम बढ़ा के 50% का अगर है तो जिस कंपनी में आपने कंट्रोल किया है वो आपकी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। जॉइंट वेंचर भी इसमें शामिल है। जॉइंट वेंचर मतलब जॉइंट अरेंजमेंट, आपको मैंने टाटा का एग्जांपल दिया था, विस्तार एयरलाइंस का, तो सिंगापुर और टाटा का एक जॉइंट वेंचर हो गया, दोनों के पास नेट एसेट का 50-50% पार्ट हो सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अनलिमिटेड कंपनी वो है जिसके मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होता है, जो कंपनी चलेगी तब तक तो लिमिटेड है, लेकिन जब कंपनी बंद होने पे आएगी और जरूरत पड़ी तो लायबिलिटी हो सकती है अनलिमिटेड। हमने कहा भाई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियां क्या है, तो सेक्शन 8 कंपनी बच्चे लोगों वो है जिसको चालू करने के लिए आरओसी भाई साहब से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आरओसी भाई साहब कहेंगे भैया लाइसेंस अगर चाहिए तो तीनों कंडीशंस को कंप्लीट करो। पहला कंडीशन आप लोग सब जानते हो, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, रिलीजन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट या यूजफुल ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए, अल्टीमेटली चैरिटेबल पर्पस को प्रमोट करने के लिए आपने कंपनी बनाई है। अपने मेंबर्स को डिविडेंड का पेमेंट नहीं करोगे भाई, कोई नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट है ये, कोई घर पे नहीं ले जाने को मिलेगा, और जो कमाओगे वो उसी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए वापस से लगा दोगे, तभी वो सेक्शन 8 कंपनी है, तभी लाइसेंस मिलेगा। अब ऐसा कंपनी अपना मेमोरेंडम आर्टिकल बिना आरओसी की परमिशन की चेंज नहीं करेगी, इनके प्रिविलेजेस ऑब्लिगेशंस तो वही रहेंगे। हाँ एक बेनिफिट है कि नाम के साथ में भाई लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाने से छूट मिल गया, इनको नहीं लगाने का जरूरत है, जाइए आपको आराम देते हैं। और ऐसी कंपनी किसी और कंपनी में कन्वर्ट होगी, एसआर पास करके हो सकती है, वो अभी आपके इतना कोर्स में है नहीं। हाँ लाइसेंस का रिवोकेशन बहुत जबरदस्त है भाई, अच्छा पॉइंट है। इनको जो लाइसेंस दिया गया अगर जिन कंडीशन पे दिया वो पूरी नहीं की तो लाइसेंस कैंसिल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था, आरडी को ट्रांसफर कर दिया है, वो इनको रिवोक पहले नोटिस इश्यू करेगा, हेयरिंग का चांस देगा और जरूरत पड़ने पर लाइसेंस का रिवोकेशन खत्म। अगर लाइसेंस रिवोक हो गया तो भाई क्या कुछ होगा, कंपनी हैव टू पुट नेम लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड विद देयर नेम। पब्लिक कंपनी की तरह से हो तो लिमिटेड, प्राइवेट तो प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट गिव एनी ऑफ द ऑर्डर, इनमें से कुछ ऑर्डर कर सकता है। हो सकता है कंपनी को अमालगमेट कर दे अदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, समझिएगा
अगर कंपनी को एक प्रॉफिटेबल कंपनी के साथ अमालगमेट कभी भी नहीं, दूसरी सेक्शन 8 कंपनी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली के साथ में अमालगमेट कर दो, पॉसिबल ही नहीं हो तो फिर वाउंडअप का ऑर्डर कर देना, ये अपने को ध्यान में रखना है बच्चों को। पेनल्टी आप लोग पढ़ लेंगे खुद ही, कुछ भी चेंज दिखे यहाँ से तो मेन नोट्स को फॉलो करिएगा, क्योंकि अमेंडेड होती रहती है, तो पेनल्टी वाला प्रोविजन आप ही देखेंगे, आप ही लिखेंगे, ज्यादा कुछ इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनी वो है भाई जिनकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती है, डीलिंग होती है, बराबर सिंपल सा मतलब है। जो लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनी होगी, सिंपल अपने को ध्यान में रखना है। दो एक कंपनी आपने को और दे रखी है, कोर्स में ज्यादा काम की तो नहीं है, लेकिन कोर्स में है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। डोरमेंट कंपनी कौन सी है? ऐसी कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आती है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक कॉपीराइट पेटेंट वगैरह के लिए आती है, फ्यूचर के लिए। ये रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देती है कि सर आरओसी सर हमको एक डोरमेंट कंपनी, निष्क्रिय कंपनी, इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दो। फिर उसके बाद जब हम अपना काम शुरू कर दें, तो हमारा रिसर्च पूरा हो जाए तो आप हमको नॉर्मल कंपनी का स्टेटस दे देना भाई, तब हम काम शुरू कर देंगे। तो ये रजिस्ट्रार को भाई एप्लीकेशन देंगे और वो इनको अलाउ कर देगा, सेटिस्फाई होने के बाद सर्टिफिकेट इशू कर देगा। लो मुन्ना लो, तुम्हारे पास गवर्नमेंट कंपनी का सर्टिफिकेट आ गया, बराबर। नाउ अब ये कंपनी जो है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करेगी, गवर्नमेंट कंपनी यार सोती रहने वाली कंपनी है, तो सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का परमिशन थोड़ी मिलेगा, नहीं करेगी। लेकिन 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 कुछ काम ये कर सकती है जो काम अलाउड है बच्चे लोगों, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब दीज आर अलाउड। आरओसी को फीस देना है, अलाउड है। किसी और एक्ट की रिक्वायरमेंट में कल को पेटेंट कॉपीराइट ले लोगे तो उसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए पैसा चाहिएगा ना, तो वो भी अलाउड है। एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट अगर लॉ की है, जैसे अभी प्राइवेट पब्लिक में बोला है एसबीबी प्रिस्क्राइब, कल को आ गया 10,000 कैपिटल होनी चाहिए तो वो इशू कर सकते हैं ये। और बाकी ऑफिस और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, इलेक्ट्रिसिटी, एक दो आदमी चौकीदार वकीदार रखने पड़ेंगे, नॉर्मल एक्सपेंसेस आप कर सकते हैं। परचेज सेल डीलिंग विलिंग नहीं होती है, बाकी एक्सपेंसेस अलाउड है। निधि कंपनी कौन सी है? वो कंपनी जो मेंबर्स लोग ही मिलकर के अपने बेनिफिट के लिए और सेविंग की हैबिट को प्रमोट करने के लिए बनती है, अपने मेंबर से डिपॉजिट लेती है, उन्हीं को वापस उधार पे देती है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करती है, सिंपल आपको ध्यान में रखना है। तो यहां आकर के अपना काम बड़ा सा खत्म हो जाएगा। पीएफआई का एक पॉइंट आपको और दे रखा था भाई, फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनको हम पीएफआई मानते हैं, एलआईसी, यूटीआई और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। लेकिन अगर पीएफआई बनना है तो दो में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, या तो ऐसे पीएफआई का एस्टैब्लिशमेंट, इनका बनना, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होना चाहिए, एस्टैब्लिश होना चाहिए अंडर एनी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फिर वो स्पेशल एक्ट ऑफ वेदर स्टेट असेंबली या हमारा पार्लियामेंट, मतलब या तो इनके लिए अलग से सेंट्रल या स्टेट एक्ट बनाया जाए, तो ये अलग से जैसे एलआईसी के लिए बना हुआ है या यूटीआई के लिए बना हुआ है, ऐसा कुछ। या फिर ऐसा हो कि इनकी कैपिटल का एटलीस्ट 51% पार्ट, वही हो गया अपना पुराना पॉइंट गवर्नमेंट कंपनी की जैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो चलेगा, वो हेल्प कर ले किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो फिर वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना। चलिए जी, तो यार टाइप्स का एक बड़ा काम खत्म हो जाएगा बच्चों। प्रोसीजर में ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, सिवाय सेक्शन 7 के अंदर एक पेनल्टी अपन पढ़ेंगे कि भी गलत इंफॉर्मेशन दे दो तो क्या होता है, उसके अलावा ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट इसके अंदर है नहीं। तो सबसे पहले कंपनी के नेम के लिए अप्लाई करना है अपने को, तो आपको मैंने नेम के लिए काफी चीजें बता रखी है कि नाउ अ टाइम हम लोग क्या करते हैं, आरयूएन से अप्लाई कर देते हैं, रिजर्व योर यूनिक नेम, है ना। और एसपीआईसी, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी काम में लेते हैं, एमसी की साइट के ऊपर हम लोग भेज देते हैं, ध्यान में रखना है। वैसे INC1 फिजिकल है, नाम रिजर्व रहेगा 20 डेज के लिए, जिसमें रजिस्टर्ड करवा लेना है। नाम अगर नया रख रहे हो तो उसके लिए 60 दिन का टाइम अपने को मिलता है। ये टाइमिंग है कि इसमें आपको नए नाम से रजिस्टर्ड करवा लेना है, या इसमें जो कंपनी का नाम अप्रूव हुआ 20 दिन में आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ले लो। आप कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे भाई, मेमोरेंडम और आर्टिकल जाएगा, आप लोग सब जानते हैं। INC7 बच्चों, जिसमें कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन और साथ में सब्सक्राइबर लोग जो हैं, सब्सक्राइबर कौन होते हैं सर बेटा, पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7, प्राइवेट में कम से कम 2, ओपीसी में 1 वाला है, तो उन लोगों का डिटेल आ जाएगा, सारा नेम, सर नेम, ये नेम, वो नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब आपने पढ़ा हुआ है। INC8 में क्या था, एक डिक्लेरेशन थी प्रोफेशनल लोगों की, जिसमें CS, CS एडवोकेट या कॉस्ट अकाउंटेंट आ सकता है, साथ में कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी में से कोई भी, कि ऑल द रिक्वायरमेंट रिलेटेड विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हैव बीन कंप्लाइड, कि सर हमने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, ओके आगे डिक्लेरेशन। INC9 में अपनी वो डिक्लेरेशन थी जहां यही वाले सब्सक्राइबर ये बोल रहे हैं कि सर ऐसा है, हमने आज तक कभी भी, हम शपथ लेते हैं कि हमने कभी भी किसी भी और कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट में किसी तरह का कोई ऑफेंस नहीं किया, कोई कॉन्विक्शन हमारा नहीं हुआ है। उसके अलावा
पिछले 5 साल में कहीं पर भी किसी भी कंपनी लॉ के प्रोविजन से रिलेटेड ब्रीच ऑफ ड्यूटी का हमारे ऊपर कोई केस नहीं हुआ है, कोई फ्रॉड या मिसकंडक्ट या और कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो है कंपनी लॉ से रिलेटेड वो पिछले 5 साल में हमने नहीं की है। और जितने डॉक्यूमेंट्स हम आपको दे रहे हैं ऑल आर ट्रू एंड करेक्ट एंड बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ऐसा लिख करके इनको साइन करके दे देना है, ठीक है। IN 022 में एड्रेस दे देंगे रजिस्टर्ड ऑफिस का, सिंपल है। और DIR 12 में 3 चीजें हैं। जो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं, प्राइवेट में 2, पब्लिक में कम से कम 3 होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, उनकी डिटेल्स आनी चाहिए। प्लस साथ में उनका रिटन कंसेंट, यस वी आर रेडी टू बी अ डायरेक्टर इन कंपनी, वो भी आना चाहिए। साथ में इन डायरेक्टर्स का अगर और कहीं, जैसे मान लो ये डायरेक्टर अगर किसी फर्म के अंदर पार्टनर है, किसी और कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स हैं, एक से ज्यादा में हो सकता है, तो वो डिटेल भी आपको यहाँ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स एंड कंपनीज, वो भी आप यहाँ पे डिस्क्लोज करिए। ये अपना छोटा सा पॉइंट था। अगर ये सब कर लेते हो भाई तो बधाई हो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार आपको इशू कर देगा, वो वहां एंट्री करेगा और साथ में अलॉट कर देगा CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया। अब सवाल है भाई, अगर गलत इंफॉर्मेशन दिया तो क्या कुछ हो जाएगा। ऐसा बंदा जो फर्निश करता है, देखिएगा, पनिशमेंट फॉर फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, और मैंने एक और वर्ड आपको बोला था, ओमिशन ऑफ फैक्ट्स। 2 बातें लिखना एग्जाम में, या तो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया या ओमिशन या कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट कर लिया, चीजों को छुपा लिया। जितनी ऊपर इंफॉर्मेशन दी ना, इनमें से कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी या किसी को छुपाया तो 447 में भाई ये पनिशेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो तब हुआ जब इंफॉर्मेशन देते वक्त ही पकड़े गए, बाद में पकड़े गए। वेयर एट एनी टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी प्रूव हो जाता है कि आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन करवाया वो झूठा इंफॉर्मेशन देके करवाया या सप्रेसिंग, इनकरेक्ट या सप्रेस। आप देखो, ओमिशन बोलो, सप्रेस बोलो, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बोलो, एक ही बात है। तो जो भी प्रमोटर, डायरेक्टर रहेंगे या जिन्होंने भी वो ऊपर डिक्लेरेशन किया ना, जितने लोग आपने भी देखे, वो सबके सब जेल का चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। 447 में आप लोगों को मैंने बताया था, डिटेल तो आपके कोर्स में नहीं है 447 की, लेकिन जेल भी जाना पड़ेगा, पेनल्टी भी देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2 पॉइंट थे। और ऐसे में कंपनी का क्या बिगड़ेगा, ट्रिब्यूनल बिगाड़ेगा कंपनी का। क्या बिगाड़ेगा कंपनी का? सबसे पहले वो कंपनी को ऑर्डर कर सकता है कि भाई ऐसा है, तुम्हारे रेगुलेशन में, तुम्हारे मेमोरेंडम और आर्टिकल में हम चेंज करेंगे, बराबर। तो पास सच एन ऑर्डर फॉर चेंज या ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, वो खुद ही रेगुलेट करेगा ट्रिब्यूनल ऑफ कंपनी के मैनेजमेंट को, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में। सेकंड, मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड कर देगा। डायरेक्ट, मैंने आपको कहा था, सीधा गोली से एनकाउंटर कर देगा, कंपनी का नाम सीधा रजिस्ट्रार के रजिस्टर से उड़ा देगा, या कंपनी को बोलेगा चल भैया खुद ही सुसाइड कर लो। कहा था मैंने आपको, गिव ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, और भी कोई ठीक लगे तो ऑर्डर कर सकता है। तो अच्छा पॉइंट है, ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बच्चों को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट तो भाई सबको पता है, आप जो सब्सक्राइबर थे वो कंपनी के मेंबर बन जाएंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगा, परपेचुअल सक्सेशन आ जाएगा, और अपने नाम से आप चीजें एक्वायर कर पाएंगे। सेक्शन 9 है, ये छोटा सा पॉइंट है, खत्म हो गया। चलिए जी, और अब हम पहुंच गए हमारे आखिरी वाले चैप्टर। आखिरी मतलब शेयर कैपिटल वाला तो चलो छोटा ही है, मेरा अपना कंसेप्ट ये है, आइए इस पर बात करते हैं फटाफट से। 1 शॉर्ट रिवीजन है तो बहुत फास्ट कर रहे हैं। मेमोरेंडम का डेफिनेशन कहता है, मेमोरेंडम जिसको आपने ओरिजिनली फ्रेम किया और टाइम टू टाइम ऑल्टर किया अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनीज एक्ट, डेफिनेशन तो यही है। कंटेंट्स में सबसे पहले नेम क्लॉज, जहां कंपनी का नाम, लिमिटेड पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनीज के लिए, ओपीसी है तो नाम के बाद में 1 पर्सन कंपनी यूज करना पड़ेगा, नाम के नीचे बाद में, ठीक है। सिचुएशन क्लॉज, स्टेट का नाम जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिस पर्पस के लिए आपने कंपनी का फॉर्मेशन किया है वो सब इसमें आएगा। लायबिलिटी क्लॉज, अगर मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है वेदर बाय शेयर्स या गारंटी, तो यहां पे आएगा, ये क्लॉज ही बनेगा। कैपिटल क्लॉज, हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी है, जिससे ज्यादा कैपिटल कंपनी कभी भी इशू नहीं कर सकती है, बराबर, आपको पता ही है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा, आपने को ध्यान में रखना है। पूरा नंबर ऑफ शेयर्स भी, पर शेयर का वैल्यू भी, टोटल भी, सब कुछ। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, क्लास में बकायदा आपको मैंने कंपनीज का टाटा वाटा का निकाल करके दिखाया था, टाटा मोटर्स का बिल्कुल वैसा ही। जो भी पर्सन मेमोरेंडम पे और आर्टिकल्स पे अपने साइन करेंगे मेमोरेंडम पे, वो उनके नाम के आगे कुछ शेयर लिखे हुए रहते हैं, है ना, और वो ये प्रॉमिस करते हैं कि वी आर रेडी टू फॉर्म अ कंपनी, और हमारे नाम के आगे जो शेयर है, एग्री टू टेक द शेयर इंडिकेटेड अपोजिट टू देयर नेम, और हर एक को कम से कम 1 शेयर लेना जरूरी है, ठीक है।
ओपीसी में आपको नॉमिनी का नाम यहीं पे देना पड़ता है कि मेंबर का डेथ हो गया तो वो मेंबर बनेगा, उसका नाम यहाँ पे देना पड़ता है, सिंपल है। आर्टिकल्स क्या था बच्चों, सेम डेफिनेशन मेमोरेंडम वाली, बस मेमोरेंडम की जगह आर्टिकल्स लगा दिया, जिसको बनाया टाइम टू टाइम पे ऑल्टर किया अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। एक अच्छा पॉइंट है एनरिचमेंट। कंपनी में माइनॉरिटी शेयर होल्डर के राइट्स को सेव करने के लिए एक प्रोविजन बनता है, प्रोटेक्ट करने के लिए एनरिचमेंट, ठीक है, ताकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर के राइट प्रोटेक्ट हो जाए। और उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि कंपनी लॉ में जैसे अगर आपको आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है तो कंपनी लॉ की कंडीशन के साथ में कुछ और स्पेसिफिक कंडीशन पूरी कर दो ताकि माइनॉरिटी वालों के राइट्स सेफ हो जाएं, है ना। जैसे आर्टिकल्स में चेंज करने के लिए एसआर तो पास करना ही है, उसके अलावा एक और पॉइंट बना दो कि माइनॉरिटी वालों में भी कम से कम 51% का कंसर्न लेना है, तो ये उनके राइट इससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और ये प्रोविजन जो स्पेशल वाला डालोगे आप, कब डालोगे, अगर कंपनी नई बन रही है, नया नया कंपनी अगर बन रहा है तो फॉर्मेशन के टाइम पे ही डाल दो। अगर कंपनी पहले से बनी हुई है और अब आप एनरिचमेंट डालना चाह रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के केस में तो सारे मेंबर की कंसेंट से जाएगा, और पब्लिक कंपनी है तो एसआर से जाएगा। बच्चों स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब 75% और मोर वोट फेवर में होने चाहिए। 100 लोग आए तो 75 जने या उससे ज्यादा अगर एग्री करें तो ये प्रोविजन आ जाएगा। उसके बाद आरओसी को इसका इंफॉर्मेशन भी हम दे देंगे, बराबर। तो बढ़िया सा पॉइंट है, इजीली आप लोग कर सकते हैं। सेक्शन 10 इस बार का मैं चाहूंगा कि आप लोग एमटीपी फर्स्ट देखिएगा। एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन इस पे दे रखा है, जो मैंने कहा था भी एमटीपी सॉल्व करते वक्त भी फर्स्ट वाला, कि ये क्वेश्चन इन्होंने इंटर से उठा लिया है। द मेमोरेंडम और आर्टिकल जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं कंपनी और मेंबर्स के बीच का, ठीक है। और इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कंपनी मेंबर को और मेंबर कंपनी को बाउंड कर सकती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एमटीपी 1 में देखिएगा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इस पे दे रखा है, एग्जाम में आ गया और आप अगर वो सॉल्व नहीं करके गए हुए हैं अभी एमटीपी 1 में तो एग्जाम में कर नहीं पाएंगे, है ना। मैंने तब कहा भी है वहां पे कि सेक्शन 10 का रेफरेंस इसके अंदर देना पड़ेगा कि जो आर्टिकल्स में लिखा है उससे आप बाउंड हो, मानना पड़ेगा। उसके अलावा कॉल्स इन एरियर अगर है तो डेप्ट की तरह से है मेंबर के लिए, और जरूरत पड़ने पर अगर नहीं देता है कोई कॉल का पैसा तो कंपनी फोर्सफुली उससे रिकवर कर सकती है, यानी कोर्ट में केस वेस भी करके पैसा रिकवर किया जा सकता है। कॉल्स इन एरियर तो ही है, केस करके पैसा रिकवर कर सकते हैं। चलिए जी, अब हमारे पास में 3 डुक्राइन है बच्चों, बढ़िया वाली डुक्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब पावर के बाहर। कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम के एरिया के बाहर जाके काम करेगी तो वॉइड एब इनिशियो होगा। कंपनी के सारे मेंबर मिलके भी 100% कंसेंट दे दे तो भी उसको अप्रूव नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो अल्ट्रा वायरस है इसमें केस काम कर रहा था एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी, जहां कंपनी के पावर में था सिर्फ रेलवे के वैगन्स बनाना, रेलवे लाइन के लिए उन्होंने फाइनेंस के लिए ओके कर दिया, बट ये अल्ट्रा वायरस था इसलिए कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। हमारी कंपनी का पर्पस वेजिटेबल में डीलिंग करना है, हमने कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, स्टील में डीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एब्सोल्युटली वॉइड होगा। अब हमने कहा सर लेकिन ये वॉइड तो इसलिए होगा ना क्योंकि मान के चलेंगे कि सामने वाले को पता है कि मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो अल्ट्रा वायरस का जो बेस है वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस ही है ना, कि अल्ट्रा वायरस से बाहर गया तो वॉइड है, और थर्ड पार्टी कहेगी सर मुझे क्या पता आपके मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट ओपन एंड एक्सेसिबल टू ऑल, हर कोई देख सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं एनी पर्सन हु डील विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव रीड, कि उसने पढ़ा है, अंडरस्टैंड कर लिया है, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही एक्चुअली रीड और नॉट, पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा, हम तो मान के चलेंगे कि आपने पढ़ा है। और अगर ट्रांजैक्शन इनकंसिस्टेंट हुआ मेमोरेंडम आर्टिकल के तो फिर वहां पे कोई कंपनी के अगेंस्ट में कोई राइट नहीं मिलने वाले, तो ये कंपनी को फेवर करता है। कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राममूर्ति, जहां लोन दिया था बच्चों और एसेट को मॉर्गेज किया था, मॉर्गेज डीड पे 3 के साइन होने चाहिए थे, 2 के ही थे, हम तो मान के चलेंगे कि भाई साइन जो है मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थर्ड पार्टी को अच्छी तरह से पता था, उसको देखना चाहिए था, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा कि आपको देख लेना चाहिए था कि साइन प्रॉपर थे, 3 लोगों के थे कि नहीं थे, हम मान के चलेंगे कि आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, ऐसा कुछ। अब ये सिर्फ पॉइंट तब लगता है जो चीजें आपको चेक करनी चाहिए, जो आउटसाइड में दिखती हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो लिखी हुई तो आर्टिकल्स में और हम मान के चलेंगे आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन वो कंपनी का इंटरनल मैटर है भाई। आर्टिकल्स हमको पता है लेकिन वो इंटरनल मैटर है, उसको चेक करने की हमको जरूरत नहीं है। तो जो पर्सन डील करेंगे कंपनी को, उनको अंदर की इरेगुलरिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो प्रेजम्पशन लेकर के चलेगा कि कंपनी ने किया होगा। और इंडोर मैनेजमेंट जहां लगेगा बच्चों वहां कंपनी इज लायबल, हम कंपनी को लायबल करेंगे,
कंस्ट्रक्टिव नोटिस जहां लगेगा वहां कंपनी इज नॉट लाइबल। अल्ट्रा वायरस में भी कंपनी लाइबल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत जबरदस्त पॉइंट है इंडोर मैनेजमेंट वाला। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाइड बहुत खास केस था जहां डायरेक्टर्स को पावर है वो लोन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको पास करना पड़ेगा एसआर। अब आउटसाइडर ये तो चेक करेगा कि लोन लेने का पावर है कि नहीं, लेकिन ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि एसआर पास किया कि नहीं किया। हम तो मान के चलेंगे पास किया होगा भाई, और हमने कंपनी को लोन दिया तो हम कंपनी से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु एक्सेप्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई और बहनों, ध्यान से पढ़ के जाना है तीनों पॉइंट्स। पहला पॉइंट, तीनों एक्सेप्शंस, जहां एक्सेप्शन लग गया वहां कंपनी इज नॉट लायबल, फिर से कंपनी लायबल नहीं होगी, है ना। पहला केस था ऐसा बंदा जो लोन दे रहा है कंपनी को और खुद ही डायरेक्टर है, अब वो आर्ग्यू कर रहा है सर मुझे क्या पता आपने एसआर पास किया कि नहीं किया। इंटरनल से रिलेटेड बंदा अगर कोई भी है, इंडोर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ बंदा है, डायरेक्टर वगैरह है, उसको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। वहां पे वो ये बेनिफिट नहीं ले सकता, कंपनी लायबल नहीं हो गया। मान के चलेंगे तेरे को तो पता ही था भाई, हॉवर वर्सेस पेटेंट आइवरी। अगर कंपनी के साथ डील करने वाला नेग्लिजेंट बिहेवियर कर रहा है, उसको चेक कर सकता था और उसने नहीं किया, अपना वही फ्रॉड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला आप पता लगा सकते थे, आपने नहीं लगाया तो भी आप कंपनी को लायबल नहीं कर पाओगे। इसमें बच्चों एक मैंने जो क्वेश्चन बैंक दिया उसमें भी, और एमटीपी 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसमें जरूर देखिएगा, मैंने वीडियो डाल रखा है एमटीपी का विद सॉल्यूशन, उसको समझिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आईसी का फेवरेट है, 2-3 बार आ चुका है वो। इंडोर मैनेजमेंट और इस बार वाला जो आया वो इस एक्सेप्शन के ऊपर, दोनों का मिला करके एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, उसको करिएगा। लेकिन अगर किसी डॉक्यूमेंट में फॉर्जरी है, फर्जी साइन किए गए हैं, तो रूबेन वर्सेस ग्रेट फिगॉल कहता है चेक करो, नहीं करो कोई मतलब नहीं, फर्जी साइन अगर है तो एग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो होगा और कंपनी नेवर बी हेल्ड बाउंड, कंपनी लायबल नहीं होगी फॉर्जरी के लिए। अच्छा, इनमें कई बार हम कंपनी को लायबल नहीं कर रहे हैं, जैसे अल्ट्रा वायरस में तो डायरेक्टर्स को लायबल कर सकते हैं पर्सनली, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ सब जगह यही पॉइंट है कि जरूरत पड़ने पे आप डायरेक्टर को पर्सनली लायबल कर सकते हो, लेकिन कंपनी विल नॉट बी लायबल इन ऑल 3 केसेस, ध्यान रखेंगे। तो बढ़िया पॉइंट है। आखिरी पॉइंट में बच्चों, शेयर का मतलब शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल, स्टॉक इंक्लूड है, इक्विटी शेयर आपको सबको पता है, वोटिंग राइट, डीवीआर मैंने आपको कहा था, जहां हम वोटिंग राइट्स ऐसे देते हैं 1:2 कि भाई आपको हर 2 पे 1 वोट देने का राइट होगा, इससे पैसा भी आ जाता है और वोटिंग राइट्स भी देने नहीं पड़ते लोगों को, डाइल्यूट नहीं करने पड़ते। प्रेफरेंस शेयर जिनको इक्विटी के कंपैरिजन में पहले प्रेफरेंस मिलेगी डिविडेंड के पेमेंट में, और कल को वाउंड अप हुआ तो भी इनको इक्विटी के कंपैरिजन में पहले पैसा रीपे होगा, आपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, फाइनल बच्चों, ऑथराइज कैपिटल, हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी, मैक्सिमम मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, उसमें से जितना आपने इनवाइट किया लोगों को, इशू किया, वो इशूड कैपिटल, उनमें से लोगों ने जितने के लिए अप्लाई किया, सब्सक्राइब किया, इट्स कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। फिर आपने सब्सक्राइब पर जितना पैसा, 10 रुपए का शेयर है, 5, 6, 7 अगर मंगवाए तो पूरा मंगवा सकते हो, कॉल्ड अप कैपिटल। और कॉल्ड अप में से कॉल सिनेरियर अगर लेस कर दिया जाए, मंगवाए आपने 10 रुपए थे लेकिन 8 रुपए दिए किसी ने, 2 रुपए का कॉल सिनेरियर है, तो वो घटा करके जो अमाउंट आया, इट्स कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल। तो यहां आकर के वन शॉट रिवीजन, एकदम धड़ाधड़ वाला, बहुत फास्ट वाला रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट कंपनीज एक्ट का। तो सो यूजफुल आप लोगों के लिए, ऐसा मुझे लगता है। जो लोग बहुत फटाफट रिवाइज करना चाह रहे हैं उनको मैंने बहुत फटाफट रिवाइज करवा दिया है, तो जरूर इसको देखिएगा। और जो जो मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि भाई आरटीपी का ये क्वेश्चन देखो या एमटीपी के अंदर ये क्वेश्चन जाकर के देख लो, उसको जरूर देख करके आपको जाना है। सारे वीडियोस इसी चैनल पर हैं, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यहाँ पे, लेकिन उनको देखिएगा जरूर, ठीक है। जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अब क्वेश्चंस के वीडियोस अभी आने हैं, अभी हम पार्टनरशिप एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कंपनीज एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जल्दी आप बात करेंगे आप लोगों से। बढ़िया तैयारी